लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं आपके साथ अनुपम। लाख टके की बात में आज बात करेंगे संभल में बवाल पर जारी सियासत की, क्योंकि संभल में शांति कायम हो चुकी है, लेकिन सड़क से संसद तक सियासत सुलग रही है। इसके अलावा बात करेंगे संभल हिंसा के पत्थरबाजों की, जिसकी पहचान कर पुलिस ने पोस्टर जारी किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सख्त कार्रवाई होगी और नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से कराई जाएगी। और इसके अलावा बात करेंगे प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे सीएम योगी ने त्रिवेणी की स्वच्छता की शपथ लोगों को दिलाई है। और बात होगी मथुरा में आयोजित धर्म संसद की, जिसमें देश विदेश के बड़े संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए एक साथ हुंकार भरी है। सबसे पहले आपको संभल हिंसा पर हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन के बारे में बताते हैं। संभल हिंसा की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है, जिसके बाद सरकार ने सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं। सरकार ने साफ किया है कि कोई भी दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे, उपद्रवियों को नुकसान की भरपाई की जाएगी। उपद्रवियों के पहचान के लिए फोटो जारी किए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर उनके पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और सीसीटीवी से 100 उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस की 30 टीमें लगाई गई हैं। इसके साथ ही फरार आरोपियों पर इनाम भी रखा जा सकता है। कई पत्थरबाज और उपद्रवियों की पहचान हुई है, जिसमें साबिर, आरिफ, सम्मन, सईद, ज्वाला, निहाल, मोहम्मद, सुबहान, एहसान, हब्बू, उवैश, हसनैन की पहचान पुलिस उजागर कर चुकी है। प्रशासन के सख्त एक्शन के बीच इस मामले पर सियासत भी जारी है। समाजवादी पार्टी जहां इस घटना में प्रशासन की लापरवाही बता रही है, वहीं प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इस हिंसा के लिए अखिलेश यादव पर केस दर्ज होना चाहिए। संभल में हिंसा की आग तो बुझ गई है, लेकिन सियासत अभी तक सुलग रही है। जिस सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे का नाम एफआईआर में है, जिस पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे, वो अब पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं और एसपी और सीओ को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। कि अल्लाह करम में संभल में स्थिति शांतिपूर्ण है और पहले भी सुकून था, लेकिन सिर्फ इसको पूरी योजना के तहत इसमें वहाँ पर स्थिति खराब करी गई है और इसके लिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। और वहाँ पे जो ये हरकत की गई है, वहाँ इसके जिम्मेदार के विश्नोई और अनुज चौधरी है, जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है। विवाद तो ये अचानक पैदा हो गया, कोई ना हिंदू मुस्लिम में नहीं है ये, ना ये पुलिस से है। पुलिस से कौन लड़ सकता? पुलिस से कोई लड़ सकता है? कोई नहीं लड़ सकता। पुलिस से लड़ोगे, पुलिस से लड़ जाओगे तो उसके बाद में फौज है, कहाँ तक लड़ लेंगे? हम नहीं जानते इस चीज़ को। मगर ये एक अचानक ऐसा हुआ कि भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। कुछ लोगों ने पीछे से पत्थर फेंक दिए, वो बातें आगे बढ़ गई, गोली चल गई, 4 से ज़्यादा लोग मर गए। ये तो इत्तेफाकन घटना है। इस घटना के लिए अखिलेश यादव भी प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, लेकिन पूर्व कांग्रेस नेता और कल्कीधाम पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम का आरोप है कि अखिलेश यादव पहले पत्थर फेंकवाते हैं, फिर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि संभल हिंसा का केस अखिलेश यादव पर दर्ज होना चाहिए। का पूरा जो प्रकरण है ये बड़ा संवेदनशील है, लेकिन अफसोस की बात है कि दंगा भड़काने की कोशिश वहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की। और हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर कि संभल में शांति बहाल हो जाएगी। जहां तक सवाल है हर मंदिर का और जामा मस्जिद का, तो कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है उसमें हार से समाजवादी पार्टी बौखला गई है और अखिलेश यादव जी पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अखिलेश यादव जी को केस दर्ज तो अखिलेश जी के खिलाफ होना चाहिए। मैं उनके बारे में इसलिए नहीं कहना चाहता हूं, वो उधार के संत हैं। कभी कभी राजनीति में उधार के भी संत होते हैं। उधार के संतों पर हमें कुछ नहीं कहना। कभी उधारी में कहीं और गए थे, उससे पहले उधारी में कहीं और थे। ये उधारी संतों के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है, केवल अपनी नाकामी छिपा रही है। हालांकि संभल हिंसा पर अब एक्शन तेज हो चुका है।
घटना से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। अब सरकार ने उपद्रवियों के पोस्टर लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही पत्थरबाजों से नुकसान की पाई भरपाई और फरार उपद्रवियों पर इनाम घोषणा कर उसे पकड़ने के आदेश भी जारी किए गए हैं। निष्पक्ष जांच के निर्देश शासन स्तर से दिए गए हैं और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो दोषी होगा, जो कानून अपने हाथ में लेकर कानून से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई किसी जाति धर्म का हो। निश्चित रूप से गरीब जनता नहीं हो सकती। ये प्रशिक्षित लोग थे जो हर जगह हंगामा खड़ा करके सरकार को बदनाम करने के लिए सामने आते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी आ रहा है। अभी पुलिस ने फुटेज दिए हैं। जो लोग हाथों से गोली चला रहे हैं बचेंगे कोई नहीं। जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं दंड के अपराधी हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। संभल में पथराव के पीछे पुलिस ने भी गुटों का जिक्र किया था, तो यूपी के मंत्री ने इस हिंसा को तुर्क बनाम पठान की लड़ाई बता दी, जिसके बाद सियासत और तेज हो गई। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी कहानी बनाने में एक्सपर्ट है। जैसा इन लोगों को बताया जाता है कि ऐसे बोलिए, वो बोल देते हैं कि किसी तरह से मामले को रफा दफा किया जाए, लोगों को गुमराह किया जाए। तो यही ये लोग कर रहे हैं। इसमें ये लोग एक्सपर्ट हैं, कुछ भी बना देंगे, खुद ही सारे जो है अन्याय करेंगे, खुद ही जो है वही एक कहावत नहीं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो ये वाली कहावत इस पे एकदम फिट बैठ। निश्चित रूप से जिला जो पुलिस है उसने जानबूझकर इस स्थिति को किया और उनका कहानी गढ़ने में वो माहिर हैं, उसमें कोई दम नहीं है। हम भी भुक्तभोगी रहे हैं। हमने देखा है किस तरह से पुलिस कहानी गढ़ती है। इसी चुनाव में हमने देखा है। पुलिस ने मारा और सीधे गोली चलाई पुलिस ने। भाई आदमी सचेत करता है, हवा में फायरिंग करता है, रबड़ की गोली चलाता है, हवाई फायरिंग करता है। जब नहीं आदमी जाता है तब गोली चलाता है ना। पुलिस ने तो सीधे गोली मार दी। फिलहाल पुलिस संभल हिंसा के हर एंगल की जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान के लिए पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। सरकार का साफ आदेश है कि एक भी उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। तो दूसरी ओर सियासत की आग अभी भड़क रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल में हिंसा के बाद अब एक्शन जारी है, लेकिन इसी बीच ये मामला संसद तक पहुंच गया है और संसद में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस पर चर्चा की मांग की है। लेकिन हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित कर दी गई, जिसके कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। लेकिन सपा और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रशासन इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। वहीं बीजेपी विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगा रही है। देखिए रिपोर्ट। अनुज चौधरी है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीधे गोली स्टेट फायरिंग कर रहे हैं। शांत पड़े वातावरण को अशांत करने के लिए उत्तेजना को मत फैलाएं। तो तुम ही कातिल हो, तुम ही गवाह हो, तुम ही जज हो, तुम ही वकील हो। जो सारी तलवारें थमाते हैं उन लोगों पर जरूर जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों पे। रविवार की हिंसा के बाद संभल में शांति कायम है, लेकिन सड़क से संसद तक सियासत तेज है। संसद सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संभल पर चर्चा करने की मांग की, जिसके बाद हंगामा हो गया और सदन को स्थगित करना पड़ा। हमने आज भी सदन के अंदर हमारे हमारे नेता, हमारे माननीय डिम्पल यादव जी, माननीय धर्मेंद्र यादव जी और सारे सांसदों ने इस चीज़ को मुद्दे को उठाया कि इस पर चर्चा कराइए, और चर्चा नहीं होगी तो कैसे उन लोगों को सजा मिलेगी जो आज कातिल हैं। आप ताज्जुब की बात है, आप बात पहरा देंगे। वहाँ डिस्ट्रिक्ट डीएम कह रहे हैं कि हमने एक
जांच बैठा दी है, और जांच भी जिन लोगों पर आरोप है अगर वही लोग जांच करेंगे तो कैसे हक और इंसाफ मिलेगा। संभल में जो घटना घटी है इस पे चर्चा हो, और हमने स्पीकर साहब को भी लिख के दिया है और कई हमारे सांसदों ने नोटिस भी डाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जो भी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुआ है उस पर चर्चा हो, और जिस तरह की अमानवता का व्यवहार जो सरकार और प्रशासन द्वारा दिखाया जा रहा है लोगों के लिए, उस पे हम बोलना चाहते हैं और हम अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के प्रति। हार और जीत से प्रशासन के लॉ एंड ऑर्डर का क्या मतलब, और हार को किसने हराया, किन की दम पे हराया, उसी को छुपाने के लिए संभल किया गया। आप सोचिए कि 20 तारीख को कुदरकी में वोटिंग थी, संभल लोकसभा का हिस्सा कुदरकी, 20 को वोटिंग थी, 19 तारीख को याचिका फाइल होती है, सेम डे फैसला होता है, सेम डे कमिश्नरी 2 घंटे के अंदर, जबकि कई मंत्रालयों की टीम उसमें शामिल थी, सारे लोग तैयार बैठे थे। संभल के मसले पर संसद में सपा के साथ साथ कांग्रेस ने भी स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन सदन स्थगित होने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाए। दिया हुआ था, हमने नोटिस दिया हुआ था, हमने बहुत कहा तो हाउस अभी एडजर्न कर दिया इन्होंने। संभल में जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं उन हत्याओं पर अब मैं अभी कमिश्नर का भी बयान देख रहा था, वो कह रहे परिजनों को के हत्या जिनकी हत्या हुई है उनका केस दर्ज कराएं, लेकिन वो जहां केस दर्ज कराना चाह रहे हैं जिन्होंने हत्या की उनके खिलाफ केस दर्ज करें। इस तरह करने से क्या फायदा। संभल मुद्दे पे वर्जन आ जाता तो हमने तो उठाया, अभी हम कह ही रहे हैं, इसके पहले सदन स्थगित हो जा रहा है। क्या बात है, सरकार इतना घबराई क्यों? हमें सब लोगों पे शक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि दोषी कौन है, किसने क्या किया, क्या वहाँ विषय आ रहा है। मेरा कहना ये है कि इसकी फेयर जांच हो, और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई द्वारा हो, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या इसके पीछे रीजन है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ दोबारा ऐसी हिंसा ना हो, क्योंकि हिंसा जब होगी तो बुनियादी मुद्दों से ध्यान हट जाएगा। संभल पर तेज राजनीति के बीच वहां पर प्रशासन ने अभी नेताओं के जाने पर पाबंदी लगा रखी है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां जाने की तैयारी में है। हालांकि प्रशासन से बातचीत के बाद अभी कुछ दिनों के लिए वो नहीं जा रहे, लेकिन इसी बीच खबर ये भी आई कि राहुल गांधी भी संभल जा सकते हैं, जिस पर बीजेपी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मंशा शांत माहौल को खराब करने की है। ये ऐसे लोकतंत्र में ऐसी देखिए आग और ये पेट्रोल डीजल डालने वाली बात है, ये अच्छी बात नहीं है। ये जहां पर मामले को शांत करना है वहां पर आप फिर से उसको तेज करने जा रहे हैं। भाई दुखद है किसी की मृत्यु, एक बच्चे की, किसी परिवार की, लेकिन उन नेताओं ने जो भाषण दिया, जो पत्थर हाथ में थमाए, जो बंदूक, जो सारी तलवारें थमाते हैं, उन लोगों पर जरूर जांच होनी चाहिए। संभल को लेकर मेरा स्पष्ट मानना है कि जिस तरह से संभल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, वो पूरी तरह से सुनियोजित थी, षड्यंत्र था और भाजपा की सरकार को बदनाम करने वाला था। और मैं पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी भीड़ बिना षड्यंत्र के कैसे इकट्ठी हो गई, इतने ईंट पत्थर कैसे इकट्ठे हो गए। तब इस तरह की घटना अगर ये संभल में करने का प्रयास करेंगे तो योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये पूरी तरह से कड़ाई से जो दोषी पाए जाएंगे। फिलहाल संभल मामले में एक्शन जारी है। इसी बीच हिंसा के दिन का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें महिलाएं छत से पत्थर फेंकती नजर आ रही है। पुलिस ने इस महिला का पोस्टर भी जारी किया है। ये महिला पत्थरबाज दीपा सराय इलाके की है और छत से पत्थर फेंकते हुए वीडियो में नजर आ रही है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन सियासत तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ यहां विकास कार्यों का निरीक्षण किया, लोगों को त्रिवेणी की स्वच्छता की शपथ दिलाई। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज आएंगे और मां गंगा का पूजन करेंगे। सीएम योगी ने कहा है कि बिजनौर से बलिया तक गंगा को निर्मल बनाने के लिए गंगा स्वच्छता समितियां पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएं। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए खुद सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन होगा, जिसके लिए सभी विभाग तेजी से काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि नगर विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, जल शक्ति विभाग, प्रशासन, पुलिस और अन्य सभी संबंधित विभाग मिलकर के इस भव्य और दिव्य कुंभ को फिर से दुनिया के सामने
इसकी उसी भव्यता जिसके लिए प्रयागराज अब जाना जा रहा है, उसके लिए उस रूप में हम प्रस्तुत करने में सफल होंगे। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज आएंगे और मां गंगा का पूजन करेंगे और कुंभ के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। अपने निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजनौर से बलिया तक मां गंगा को निर्मल बनाने के लिए स्वच्छता समितियां पूरी ताकत के साथ जुट जाएं। प्रधानमंत्री जी का दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में प्रयागराज में आगमन है। लगभग 6,500 करोड़ रुपए से कुंभ की परियोजनाओं के लोकार्पण के कार्यक्रम और उस कार्यक्रम के साथ एक भव्य और दिव्य कुंभ की परिकल्पना के साथ ही डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए जिस टीम को काम करना है, उस टीम का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि प्रयागराज भगवान की कृपा से हम सबको अपने इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को दुनिया के सामने सबसे विराट समागम को हमें उसी दिव्यता और भव्यता के साथ उसका विराट स्वरूप के साथ संपन्न करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय पर काम पूरे करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि काम में गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। सीएम योगी महाकुंभ की परियोजनाओं पर प्रगति से संतुष्ट नजर आए। कुंभ में 400 किलोमीटर के 30 पेंटोन ब्रिज बनाए जा रहे हैं। गत कुंभ में 40,700 एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। इस कुंभ में इनकी संख्या बढ़ा करके 67,000 एलईडी लाइट, 2,000 सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट, 2 नए विद्युत सब केंद्र सब स्टेशन की स्थापना, 66 नए ट्रांसफार्मर, ये सभी की क्षमता को बढ़ा करके कार्यक्रम यहां पर किए जा रहे हैं। इस बार 2019 की तुलना में महाकुंभ को और भव्य आकार दिया जा रहा है। मेला परिसर का 800 हेक्टेयर विस्तार किया गया है। 1,60,000 टेंट पर्यटकों के लिए बनाए जा रहे हैं। 10 दिसंबर तक सभी काम पूरे होने की उम्मीद है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए रोड, रेल और बेहतर एयर कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जा रही है। डिजिटल और ग्रीन कुंभ के लिए हर वो तकनीक अपनाई जा रही है जिससे महाकुंभ का दिव्य और भव्य स्वरूप विश्व पटल पर नया कीर्तिमान स्थापित कर सके। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए साधु संतों ने धर्म संसद का आयोजन किया। इसमें हिंदुओं की एकजुटता का संदेश दिया गया। देश विदेश से पहुंचे साधु संतों ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि की जमीन के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। सभी एकजुट होकर इसके लिए आंदोलन करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए मथुरा में साधु संतों ने अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से आए साधु संत शामिल हुए। धर्म संसद में शामिल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर मोदी प्रधानमंत्री न होते तो आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा न होती। उन्होंने कहा कि अवध में राम विराज गए हैं। संभल में भगवान कल्की के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अब बहुत जल्द मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण भी होगा। बड़ा संक्रमण काल है सनातन के लिए, और ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के आंदोलन की शुरुआत, ये तो एक दीपक प्रज्वलित किया है। इसकी लौ से पूरा विश्व प्रकाशित होगा। अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में शामिल हुए तमाम संतों ने अपने विचार रखे। स्पेन से आए उमेश योगी महाराज ने कहा कि ये सामान्य धर्म संसद नहीं है। इस धर्म संसद से श्री कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण का रास्ता खुलेगा। भारत ही नहीं, विदेश में हिंदू संगठन बनाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 90,000 लोगों का हिंदू संगठन है जो सनातन की रक्षा के लिए काम कर रहा है। वो हमारा कृष्ण जन्मभूमि का जो वास्तविक गर्भगृह है वो हमारे पास नहीं है, वो वहां मस्जिद है, और हमें वो गर्भगृह का वह स्थान चाहिए जहां कृष्ण जन्मभूमि वास्तव में है। तो उसी के लिए ही ये प्रयास है जिसके लिए हम सबको एक होना है।
संतों ने कहा कि हमारी लड़ाई 13 एकड़ को लेकर नहीं है, लेकिन 2.5 एकड़ में जो मस्जिद बनी हुई है उसको लेकर है, क्योंकि 2.5 एकड़ में ही भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है। हमें भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्थान चाहिए। इसका संदेश प्रयागराज कुंभ में आने वाले संतों तक भी पहुंचाया जाएगा। संतों को एक साथ चलना है, कोई आगे बैठ जाए, कोई पीछे बैठ जाए, अब इन बातों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें तो केवल एक संगठन और वही संगठन हमारे मंदिरों को हमें प्राप्त करा सकता है, अन्य कोई कारण नहीं हो सकता। संतों ने कहा कि मुगलों ने हर धार्मिक स्थल पर प्रहार किया और जहां जहां हिंदू मंदिर थे उन्हें तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया। इसके लिए साधु संत लड़ रहे हैं। 4 लाख मंदिरों का पुनर्निर्माण करना है, जिनको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। आज ये चुनौती है जो महेंद्र प्रताप जी ने कहा कि ये श्री कृष्ण भूमि, इस भारत में हमारे अधिकार के लिए हमें लड़ना पड़ता है। ये देश 3 लोगों का है, ऋषि, कृषि और श्रमिक। लेकिन ऋषियों ने संस्कृति दी है, लेकिन उनका मान मर्दन करने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर तो हमारे देश में कुचला जा रहा है। लगभग 5 घंटे तक चली अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी गूंजता दिखाई दिया और अधिकतर सनातनी इस नारे के पक्ष में दिखाई दिए। इसके साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि फिल्म का संतों ने टीजर और सॉन्ग रिलीज किया। मुगल आक्रांताओं के अत्याचार पर बनी ये फिल्म 2025 में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।